फोन पे भारत में यूपीआई पेमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐप, जो हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। ₹1,500 received on PhonePe। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के इस पीक तक पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो ऐप आज डिजिटल इंडिया की धड़कन है, वो कभी फ्लिपकार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट था। इस जर्नी में फोन पे पर कई बार यूपीआई रूल्स तोड़ने के आरोप लगे, बैंकों ने इसे ब्लॉक कर दिया, कॉम्पिटिटर्स के साथ भी लीगल फाइट्स हुई, लेकिन हर बार फोन पे मजबूती से खड़ा हुआ। तो आखिर फोन पे ने गूगल पे जैसे जायंट्स को कैसे पीछे छोड़ा, कैसे आईसीआईसीआई बैंक और पेटीएम के आरोपों के बाद भी ये लोगों का फेवरेट पेमेंट ऐप बना रहा, और फोन पे जब यूपीआई के थ्रू आपके बैंक से रिसीवर के बैंक अकाउंट में पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है, तो फिर पैसे कैसे कमाता है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज अगर हमें किसी को 1 रुपए भेजने हो या फिर 1 लाख, बस 2 सेकंड में क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ साल पहले ये इतना आसान नहीं था। जैसे 2015 की ही बात कर लें, तो उस टाइम अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते थे, तो या तो बैंक जाकर खुद कैश डिपॉजिट करना पड़ता था, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड ऐप में अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड भरो और ओटीपी डालने जैसे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसी वजह से उस टाइम इंडिया में कैशलेस लीकिंग था। लेकिन तभी समीर निगम, जो कि फ्लिपकार्ट में हेड ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके थे, उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट के लिए ज्यादातर सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी को चूज करते हैं, क्योंकि पब्लिक को उस टाइम के पेमेंट मेथड्स जैसे कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर भरोसा ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए जिसके जरिए पेमेंट करना इतना आसान हो जाए जितना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। उन्होंने अपने इस थॉट को अपने 2 दोस्तों राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर के साथ में शेयर किया। बेसिकली राहुल चारी उनके साथ फ्लिपकार्ट में ही काम करते थे, जबकि बुर्जिन इंजीनियर उस वक्त यूएस में जॉब कर रहे थे। दोनों को समीर का विजन और आइडिया काफी पसंद आया और वो उनके साथ मिलकर पेमेंट्स को सिंपल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने में लग गए। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था और ना ही कोई हैवी फंडिंग। इसके बावजूद वो लगे रहे और खुद ही ऐप का कोड लिखना शुरू कर दिया। इस जर्नी में बुर्जिन बैकएंड संभाल रहे थे, राहुल सिस्टम डिजाइन बना रहे थे और समीर प्रोडक्ट विजन और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे थे। इस तरह से दिसंबर 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, जिसका नाम रखा गया फोन पे। अब दोस्तों, उस टाइम पर फ्लिपकार्ट के पास कुछ पुराने पेमेंट सिस्टम्स थे, जैसे कि FX Mart और PayZip, लेकिन वो बिल्कुल भी स्मूथ और रिलायबल नहीं थे। इसीलिए कंपनी को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक बेहतर और यूजर फ्रेंडली पेमेंट सोल्यूशन की तलाश थी। ऐसे में जब फ्लिपकार्ट को पता चला कि उनके 2 एक्स एम्प्लॉयज एक नया पेमेंट ऐप बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और फिर फाउंडर्स से डिटेल में आइडिया सुनने के बाद उन्हें फोन पे काफी प्रॉमिसिंग लगा। इसीलिए अप्रैल 2016 में फोन पे ऐप ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने इसे एक्वायर कर लिया था। और फिर फ्लिपकार्ट के साथ आने के बाद फोन पे को सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, बल्कि ब्रांड का ट्रस्ट भी मिला, क्योंकि लोग फ्लिपकार्ट के नाम पर भरोसा करते थे। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर तो तब आया जब इसी महीने की ही 11 तारीख को एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च कर दिया, जिसने पूरे इंडिया की पेमेंट फिलॉसफी ही बदल दी। क्योंकि अब यूजर सिर्फ मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी से सीधे बैंक अकाउंट्स के बीच इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते थे, वो भी बिना कार्ड, बिना आईएफएससी और बिना बैंक विजिट की। अब दोस्तों, तीनों फाउंडर्स को पहले से ही पता था कि यूपीआई ही इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है, और इस पेमेंट सिस्टम को उन्होंने फोन पे पर इंटीग्रेट करने की प्लानिंग भी कर रखी थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई लॉन्च के पहले इन्हें कैसे पता चल गया इस पेमेंट सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों आपको क्लियर करते चलें कि एनपीसीआई ने यूपीआई पर काम 2014-15 में ही शुरू कर दिया था, और 2016 में पब्लिक लॉन्च से पहले ही कई सारी कंपनीज को इसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। हालांकि यूपीआई पेमेंट्स को फोन पे पर इंटीग्रेट करना इतना आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ज्यादातर बैंक्स थर्ड पार्टी एप्स पर भरोसा ही नहीं करते थे। इसीलिए ज्यादातर ने तो साफ कह दिया कि हम किसी बाहरी ऐप को इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी फोन पे की टीम ने हार नहीं मानी। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डेमोज, हर तरह का दरवाजा खटखटाया, और फिर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अगस्त 2016 में फोन पे ने यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद फोन पे ने पहली बार पब्लिक के लिए अपनी यूपीआई बेस्ड मोबाइल पेमेंट ऐप लॉन्च कर दी। और कमाल की बात पता है, फोन पे भारत की पहली ऐप थी जो खुद बैंक नहीं थी,
फिर भी NPCI से डायरेक्ट जुड़कर UPI पेमेंट्स करा रही थी। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने फोन पे को अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट कर दिया ताकि फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने वाले सीधे फोन पे ऐप से पेमेंट कर सकें। इस स्टेप से दोनों को फायदा हुआ। फ्लिपकार्ट को स्मूथ पेमेंट सिस्टम मिल गया और फोन पे को लाखों नए यूजर्स मिल गए। ऐसे में ये पार्टनरशिप दोनों के लिए एक विन विन डील बन गई। फोन पे की वजह से यूजर्स को पहली बार ये फ्रीडम मिली कि वो सिर्फ अपने मोबाइल नंबर या VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पैसे भेज सकें, जो कि इंस्टेंट होने के साथ साथ सेफ भी था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद देश एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो फोन पे जैसी कंपनीज की किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 ये तारीख इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अब वैलिड नहीं रहेंगे। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. ये फैसला लोगों के लिए किसी शौक से कम नहीं था। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, कैश की कमी और रोजमर्रा के कैश पेमेंट्स तक ठप पड़ गए। और फिर जब कैश रुका तो फिर डिजिटल पेमेंट्स ने पहली बार असली रफ्तार पकड़ी। फोन पे, जो उस समय एक नया स्टार्टअप था, अचानक से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। डीमोनेटाइजेशन फोन पे के लिए ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि करोड़ों लोग जो अभी तक सिर्फ कैश पर डिपेंडेंट थे, वो डिजिटल पेमेंट्स अपनाने को मजबूर हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिला फोन पे को, क्योंकि उस टाइम तक ज्यादातर दूसरे पेमेंट्स ऐप वॉलेट मॉडल पर चलते थे, यानी यूजर्स को अपने पैसे पहले वॉलेट में डालने पड़ते थे और तब जाकर वो उसे खर्च कर सकते। लेकिन फोन पे का मॉडल पूरी तरह से अलग था। ये एक प्योर UPI बेस्ड ऐप था, जहां पैसे सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते थे। इसी वजह से फोन पे अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि पेटीएम से अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन अलग कैसे? असल में पेटीएम की शुरुआत 2010 में ही हुई थी, लेकिन एक वॉलेट के रूप में, और उसने UPI को भी इसके लॉन्च के करीब 1 साल बाद जाकर 2017 में अपनाया था। खैर, फोन पे की तेज ग्रोथ अपने साथ कई सारे चैलेंजेस भी लेकर आई, जैसे कि अचानक लाखों नए यूजर्स ऐप पर आने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सर्वर्स ओवरलोड हो गए और ट्रांजैक्शंस फेल होने लगे। ये फोन पे के लिए एक रियल टेस्टिंग टाइम था, और उसे भी पता था कि अगर आज यूजर्स का भरोसा टूट गया ना, तो फिर पूरी ग्रोथ रुक सकती है। इसीलिए फोन पे की टेक टीम ने दिन रात मेहनत की, सर्वर्स को स्केल किया, इंजीनियर्स ने ओवर टाइम लगाया और कस्टमर सपोर्ट बढ़ाया गया ताकि हर इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। इन्हीं सभी एफर्ट से धीरे धीरे सिस्टम स्टेबल हुआ, ट्रांजैक्शन स्मूथ हुए और फोन पे ने यूजर्स का ट्रस्ट जीत लिया। और दोस्तों, यही वो पल था जब फोन पे एक स्टार्टअप से निकलकर इंडियाज लीडिंग फिनटेक रेवोल्यूशन का सिंबल बन चुका था। लेकिन फिर आया जनवरी 2017, जो फोन पे के लिए किसी झटके से कम नहीं था। असल में ICICI बैंक ने अचानक फोन पे के ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बैंक का कहना था कि फोन पे NPCI की सबसे जरूरी गाइडलाइंस को ही तोड़ रहा है। बेसिकली UPI का एक क्लियर रूल है क्रॉस बैंक फ्रीडम, यानी कि हर यूजर किसी भी बैंक का UPI हैंडल किसी भी ऐप पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन उस समय फोन पे पूरी तरह से यस बैंक के @YBL हैंडल पर डिपेंडेंट था। फ्लिपकार्ट पर भी UPI पेमेंट सीधे फोन पे प्लस यस बैंक के सेटअप पर ही जाते थे, जिससे दूसरे बैंक्स और दूसरे UPI ऐप्स को मौका ही नहीं मिलता था। ICICI बैंक ने इसे रूल ब्रेक करना माना और NPCI से साफ कह दिया कि जब तक फोन पे अपना सिस्टम ठीक नहीं करता, तब तक के लिए हम इसे ब्लॉक करते हैं। इसके बाद से फोन पे पर पेमेंट्स फेल होने लगे। मार्केट में तो लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि फोन पे अब बंद हो जाएगा, जिससे बहुत सारे दुकानदार पेटीएम पर स्विच करने लगे। बेसिकली फोन पे के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी फोन पे की टीम ने नॉन स्टॉप काम किया और आखिरकार फरवरी 2017 तक फिर से अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब फोन पे सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे एक कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने नए फीचर्स और कैटेगरीज जोड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, गिफ्ट कार्ड्स और हजारों ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स को इंटीग्रेट किया गया। अब यूजर्स फोन पे से मूवी टिकट्स, फूड डिलीवरी, मेडिसिन, ग्रोसरीज और ट्रेवल बुकिंग सब कुछ कर सकते थे। इतना ही नहीं, फोन पे ने एक और गेम चेंजिंग इनोवेशन करते हुए
दुनिया का सबसे सस्ता POS लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत रखी गई थी सिर्फ 699 रुपए, ताकि भारत के लाखों लोकल शॉपकीपर्स डिजिटल इकोनॉमी से जुड़कर देश को कैशलेस बनाने में अपना योगदान दे सके। 2017 के टाइम में फोन पे इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहां नवंबर 2017 में इसने हर दिन 1 मिलियन से भी ज्यादा पेमेंट प्रोसेस किए, यानी हर 24 घंटे में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन पे का टोटल पेमेंट वॉल्यूम अब सालाना 40,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका था। इतनी तेज ग्रोथ भारत के डिजिटल पेमेंट्स के इतिहास में पहली बार देखने को मिली थी। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो नवंबर 2017 की तुलना में अगले ही साल 82% की इंक्रीमेंट हुई थी, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल पेमेंट्स हो या फिर दोस्तों को पैसा भेजना, हर जगह फोन पे का यूज बढ़ता चला गया। लेकिन तभी लोगों के मन में ये सवाल भी आने लगा कि आखिर फोन पे पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर पेमेंट्स UPI से बैंक टू बैंक ही होती है और ट्रांजैक्शन फी भी नहीं लगती। असल में दोस्तों, फोन पे हर ट्रांजैक्शन से कोई सीधा चार्ज नहीं लेता, क्योंकि UPI की सर्विस यूजर्स के लिए पूरी तरह से फ्री है। लेकिन जब कोई यूजर मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या बिजली का बिल भरता है तो फोन पे को हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा कमीशन मिलता है। अब ये कमीशन भले ही यूजर से डायरेक्टली न लिया जाए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टेलीकॉम कंपनीज या बिलर्स फोन पे को कमीशन पे करते हैं। इसके अलावा जब यूजर्स फोन पे के जरिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से भी उसे ब्रोकरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मिलता है। साथ ही बड़े मर्चेंट्स जैसे स्विगी, जोमेटो, बिग बाजार, मिंत्रा और ओला भी फोन पे के साथ टाई अप करके रखते हैं, और जब यूजर्स इन प्लेटफॉर्म पर भी फोन पे से पेमेंट करते हैं तो फिर फोन पे को वहां से भी ट्रांजैक्शन फी या इंटीग्रेशन फी मिलती है। इसके अलावा दुकानदारों के लिए जो QR बेस्ड पेमेंट सिस्टम फोन पे ने बनाया है, उससे भी कंपनी को फायदा होता है। यानी फोन पे सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं रह गया था, बल्कि ये एक ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया था जहां रोजमर्रा के खर्चों से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक ही जगह पर किया जा सकता था। यही वजह थी कि 2017 के एंड तक 5.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे फोन पे की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वैसे ही कंपटीशन भी काफी तेज होता जा रहा था, क्योंकि 17 अगस्त 2017 को गूगल ने अपने पेमेंट ऐप गूगल तेज को लॉन्च कर दिया था, जो कि बाद में गूगल पे बना। अब गूगल के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू थी, जिससे मार्केट में एक नई रेस शुरू हो गई। गूगल ने कैशबैक देकर यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, वहीं पेटीएम पहले से ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था। उसके पास बड़ा यूजर बेस, कैशबैक ऑफर्स और वॉलेट सिस्टम का एडवांटेज था। ऐसे में फोन पे को दोनों तरफ से टफ चैलेंज मिल रहा था। लेकिन इस दौरान फोन पे की टीम ने इनोवेशन, यूजर ट्रस्ट और पार्टनरशिप पर फोकस किया। हर महीने नए फीचर्स लाए, यूजर्स को ऑफर और रिवॉर्ड्स दिए, साथ ही तेजी से छोटे शहरों और दुकानों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। इसके लिए कई सारे बेहतरीन एड कैंपेन चलाए गए, जिनमें लोगों को UPI और डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही लोगों को ये बताने पर फोकस किया गया कि फोन पे से पैसे भेजना, बिल भरना, शॉपिंग, परिवार या दोस्तों के बीच छोटे मोटे रोजमर्रा के लेन देन करना कितना आसान और सुरक्षित है। इन एड्स ने डिजिटल पेमेंट को पहली बार आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया, जिससे फोन पे धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गया। लेकिन फिर आया साल 2020, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा समय था, क्योंकि इसी साल कोविड-19 पैंडेमिक ने कहर ढाया, जिसने लोगों का रूटीन, काम करने का तरीका और पैसे का लेन देन सब कुछ बदल दिया। इस समय डिजिटल पेमेंट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई थी, क्योंकि लोग कैश ट्रांजैक्शन से बचने लगे थे और ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना ही पसंद करते थे। फोन पे ने भी इस मौके को सही तरह से समझा और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और स्कैन एंड पे सेव जैसे कैंपेन शुरू किए। और दोस्तों, इनके ये कैंपेन्स इतने इफेक्टिव थे कि थोड़े ही समय में फोन पे बाकी ऐप से तेजी से आगे निकलने लगा। जैसे कि जनवरी 2021 की बात करें तो फोन पे ने 969 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए थे, जो कि गूगल पे के 853 मिलियन और पेटीएम के 281 मिलियन से भी कहीं ज्यादा थे। कुल मिलाकर उस महीने भारत में 2.3 बिलियन UPI ट्रांजैक्शंस हुई थी, जिनकी वैल्यू थी करीब 4.2 लाख करोड़ रुपीस, और इन सब में सबसे आगे था फोन पे। लेकिन अगले ही साल यानी 2022 में एक ऐसा केस सामने आया जिससे फोन पे और पेटीएम के बीच एक लीगल फाइट शुरू हो गई। एक्चुअली फोन पे ने कंप्लेन रजिस्टर कराई कि पेटीएम के कुछ एम्प्लॉयज उनके QR कोड्स को आग लगा रहे थे।
अब जब जांच हुई तो इस आरोप में 3 पेटीएम एम्प्लॉइज पकड़े गए, एक एरिया सेल्स मैनेजर और 2 ऐसे लोग थे जो कि फोन पे में पहले ही काम कर चुके थे। और दोस्तों ये घटना दिखाती है कि यूपीआई मार्केट कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका था। लेकिन फिर इसी बीच फोन पे की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। शुरुआत में फोन पे फ्लिपकार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट था, लेकिन समय के साथ ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं रहा, बल्कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रिचार्ज, बिल, गोल्ड और लोन, मतलब एक पूरा फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बन गया। जहां प्रॉब्लम ये थी कि हर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अलग अलग अथॉरिटीज जैसे कि आरबीआई, IRDAI, सेबी और NPCI से अप्रूवल चाहिए होते थे। और अगर फोन पे फ्लिपकार्ट के नाम से चलता रहता तो हर अप्रूवल को फ्लिपकार्ट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता, जिससे प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता। इसीलिए दिसंबर 2022 में फोन पे ने फ्लिपकार्ट से ऑफिशियली अलग होने का फैसला कर लिया। ये वो समय था जब गूगल पे और फोन पे मिलकर भारत के 80% से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन संभाल रहे थे। यानी कि हर 10 डिजिटल पेमेंट्स में से 8 तो सिर्फ इन्हीं 2 ही ऐप्स से होते थे। बाकी बचा इनका तीसरा कॉम्पिटिटर पेटीएम, तो उसकी भी हालत खराब ही होती जा रही थी, क्योंकि बार बार नियमों का उल्लंघन, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और एक ही पैन पर कई सारे अकाउंट जैसे कई सारे आरोप उस पर लगते रहे। यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग के शक पर NPCI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पेटीएम पर नए यूजर्स ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर पड़ा इनके मार्केट शेयर पर, क्योंकि अप्रैल 2023 में पेटीएम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो मार्केट शेयर 13.3% था, वो दिसंबर 2024 तक घटकर सिर्फ 6.88% रह गया। हाँ, अक्टूबर 2024 में NPCI ने पेटीएम को फिर से नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसी दौरान फोन पे ने एग्रेसिव एक्सपेंशन और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस के दम पर यूपीआई मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। आज फोन पे का मार्केट शेयर 45.8% है, यानी कि आधे से ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स इसी ऐप पर ही होती है। साथ ही NPCI के अकॉर्डिंग अगस्त 2025 में फोन पे ने लगभग 9.15 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की, जिनकी टोटल वैल्यू थी करीब 11.99 लाख करोड़ रुपीस। और दोस्तों ये डेटा दिखाते हैं कि आज छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह लोग फोन पे का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि फोन पे अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी का दिल बन चुका है। वैसे यूपीआई पेमेंट्स के लिए आप किस ऐप का यूज करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।